नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फिक्स्ड इनकम को आमतौर पर रिस्क फ्री माना जाता है। क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये कुछ ऐसे जोखिम हैं जो आपके डेट निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे बनाएं फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो, अभी डेट में निवेश के कहां है मौके। इसी पर हम अपनी खास पेशकश में अपने दो मेहमानों का आज हमने इनवाइट किया है। उनका परिचय करा देते हैं। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और अनुराग झमर, पार्टनर अपवाइजरी। कीर्तन और अनुराग, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। यहीं पर हम जानना चाह रहे हैं कि फिक्स्ड इनकम की जो बात होती है तब यूजुअली हम कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए समझते हैं कि ये जो फिक्स्ड इनकम या डेट का जो निवेश है वो उन निवेशकों के लिए है जो ज्यादा जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। पर क्या वाकई ये हकीकत है? इसलिए मैं सबसे पहले कीर्तन आपसे जानना चाहती हूँ, फिक्स्ड इनकम क्या ये लो रिस्क और बेटर रिटर्न किस्म का इन्वेस्टमेंट है? स्वाति जी, देखिए, फिक्स्ड इनकम में बहुत सारे अलग अलग विकल्प है। डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं, जिसके ऊपर आपको शायद डिफाइन करना पड़ेगा कि रिस्क कितना है। जैसे अगर आप मुझे कहेंगे, मैं जब रिटेल इन्वेस्टर से बात करता हूं और वो जब मुझे कहते हैं कि आरबीआई के बॉन्ड्स या एफडीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सब रिस्क फ्री है, तो मुझे सही नहीं लगता है। क्योंकि जब आप फिक्स्ड इनकम में रिस्क की बात करते हैं तो आप और मैं यही सोचते कि रिस्क का मतलब सिर्फ क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क है, राइट? कि आपने पैसा दे दिया और वो शायद आपका इंटरेस्ट या आपका प्रिंसिपल वापस नहीं आया। सिर्फ इसे, जिसे हम डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क कहते हैं, इसे ही हर कोई एक आम निवेशक रिस्क मानता है। पर फिक्स्ड इनकम में मेरे हिसाब से इसके अलावा भी, जैसे आपने भी आइडेंटिफाई किया, दो ऐसे रिस्क है जो एक्चुअल में रिस्क है पर हमें पता नहीं चलता जब हम निवेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क। आसान भाषा में अगर समझाना चाहूं इसे, तो मान लीजिए आपने आज एक फिक्स डिपॉजिट में पैसा निवेश कर लिया 5 साल के लिए, और आज आपको 7% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। हाइपोथेटिकली अज्यूम कीजिए कि आपने पैसा लगाने के बाद 6 महीने या 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ गए और वही फिक्स डिपॉजिट का आज 8%, 9%, 10% मिल रहा है, पर आपको फिर भी 7% मिलेगा क्योंकि आपने इसे 5 साल के लिए लॉक कर दिया है। ये भी एक रिस्क है, राइट? इसका उल्टा भी अगर आप देख ले कि आज अगर आपने 7 साल के 7% पे रोक दिया, पर आपने रोका सिर्फ 1 साल के लिए। अब 1 साल के बाद जब आपको पैसा आया वापस और आप उसे वापस री इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स गिर गए और आपको नए एफडी पे सिर्फ 5% या 6% मिल रहे हैं। तो इसे भी रिस्क माना जाता है। और देखिए, जब आप कोई भी निवेश करते हैं तो निवेश में आपको जब पैसा वापस चाहिए तब आपको पैसा वो वापस मिलना चाहिए। ये सुविधा तो डेफिनेटली होनी चाहिए। पर फिक्स्ड इनकम में लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे आज अगर आप किसी भी एक आरबीआई बॉन्ड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में या एफडी में पैसा रोक लेंगे, तो या तो उसमें से आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे मैच्योरिटी के पहले, या अगर आप पैसा निवेश करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पे कुछ पेनल्टी लग जाएगी। तो सबसे पहले तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिस्क कितना है। पर रिस्क का मतलब सिर्फ क्रेडिट या डिफॉल्ट कि आपका पैसा या इंटरेस्ट वापस नहीं आया वो नहीं होता। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में जो रिस्क है वो मैं ले सकता हूं। जैसे अगर आप मान लीजिए आप एफडी की बात कर रहे हैं, तो उसमें डिफॉल्ट रिस्क शायद नहीं है, पर उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क दोनों होगा। अब आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो उसमें तीनों रिस्क है। आपका पैसा भी शायद डूब सकता है, लिक्विडिटी भी कमजोर है, और आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी पैसा डालें तो उसमें भी डिफॉल्ट रिस्क शायद नहीं होगा, पर लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क जरूर है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम में जब भी आप पैसा रोकिए तो आप ये मत सोचिए कि उसमें कोई रिस्क नहीं है। शायद हमें वो रिस्क नहीं लगता, पर वो रिस्क है। आपको वो प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा डिसाइड करने के पहले कि क्या वो रिस्क आप ले सकते हैं या नहीं। एब्सोल्युटली। तो जितने भी तरह के रिस्क हमने समझे कीर्तन से, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, ये जितने भी फिक्स्ड इनकम जो स्कीम्स हैं,
जिसमें हम एफडी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, बेसिकली पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती हैं उसमें हम ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर अब अनुराग समझना ज़रूरी है, पिछला जो कुछ समय रहा है हमने आरबीआई पॉलिसी देखी, लगातार दूसरी बार आरबीआई ने कोई छेड़छाड़ नहीं की रेपो रेट से। अभी हमने देख रहे हैं पिछले लगभग 2 सालों में ऑल थ्रू आउट कोविड, और अब जब हम कोविड से उबर चुके हैं तब एक स्थिरता पे आ गई हैं दरें। तो जो स्पेशली जो एफडी निवेशक थे उनकी तो चांदी हो गई कि एफडी पर अच्छा ब्याज मिल रहा है उन्हें, एज अपोज टू जो डेट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड होता है तो डेट फंड में हमने देखा वहां पर काफी ज्यादा अस्थिरता हमें देखने को मिली। और क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात हो रही है तो जो बॉन्ड्स हैं वहां पर भी हमने देखा क्योंकि ब्याज दरें बढ़ती गई तो हमने देखा बॉन्ड की कीमतों पे भी उसका रिवर्स रिलेशनशिप देखा गया। तो अभी आने वाले टाइम में आपको अनुराग क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जब हम ये अब समझने की कोशिश करें कि शायद अब इसके बियॉन्ड रेट न बढ़ेंगे भी तो हो सकता है कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ाए आरबीआई, पर ज्यादातर जानकार ये मान रहे हैं कि शायद ये साल वो हो सकता है जब इवेंचुअली आरबीआई अब धीरे धीरे रेट कटौती की तरफ बढ़ेगी। स्वाति जी, सही बोला है आपने। जो रुझान मार्केट में भी हुआ है, अब हम लोग जो है या मेरी प्लीज आवाज गो आ ऑन रही है अनुराग, स्वाति जी? सुन पा रहे हैं हम आपको जी। तो बिल्कुल। अभी ये, हाँ, ये जो रुझान मार्केट में हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट अभी आरबीआई ने एक दो बार जो पॉज की है दोनों को, तो उससे जो समझने में आ रहा है वो ये है कि आगे का जो दौर है वो अभी या तो इसी इसी रेंज में चीजें रहने वाली हैं, या कुछ समय के बाद में हो सकता है कि चीजें और जो है नीचे की तरफ जाए। हाउएवर, जब तक कि ये चीज हमको पूर्ण तरीके से जो है रेट कट के माध्यम में नहीं देखने को मिलती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रेंड चालू हो गया है। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी हम इस चीज को दिमाग में रखें, लेकिन पूरी तरीके से अपने पोर्टफोलियो के उस तरह से अलोकेट ना करें। ऐसे समय के अंदर में हम लोगों को शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व के अंदर में पहले जाना चाहिए और अपने पैसों को लिक्विड फंड्स में रखना चाहिए। उसके साथ में ही, क्योंकि दरें बहुत ज्यादा हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर मार्केट में मिल रही हैं तो हमें 15 से 25% के बीच में अपना अलोकेशन फिक्स इनकम स्कीम्स में कर देना चाहिए। बाकी पैसा लिक्विड में रखना चाहिए, ताकि जैसे ही ये जो इंटरेस्ट रेट का रुझान निगेटिव की तरह होता है, जब आरबीआई इंडिकेशन देता है, क्योंकि ये साइकिल जो है लंबे जाते हैं। जो हमारा मई 2022 से लेकर के अभी तक का जो साइकिल था जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और पॉज है, तो जनरली ये 2 से 3 साल के साइकिल्स होते हैं। तो जब ये गिरना शुरू होगा तब हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम उस साइकिल को अच्छे से प्ले कर सकें। इसके लिए हमें उसका इंतजार करना चाहिए। और ओवरऑल हमको जो है अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहिए, डेट के अंदर में भी। जैसे कि आपके लिक्विड फंड्स हैं, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, तो हमको उसका भी एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा अलोकेशन एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी के अंदर में करना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट्स हैं, इकोनॉमी है, आज की डेट में हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है, तो कुछ भी चीजें ग्लोबली होती है उसका लिक्विडिटी इम्पैक्ट भारत पे भी आता है। तो हमको उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और आज के समय में हमें जो है थोड़ा सा और कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत है, ताकि ये ट्रेंड पूरा का पूरा जो है एकदम क्लियर हो जाए। फिर हमें जो है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के अंदर में अपना जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पिछले दौर में बात कर रहे थे, तमाम एक्सपर्ट्स थे जिसमें कीर्तन आप भी शामिल थे, डेट में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने बोला कि आप ज्यादा लंबी अवधि के लिए डेट में पैसा न फंसाएं, क्योंकि अभी जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ने के दौर में है। फिर धीरे धीरे वो दौर भी आएगा जब स्थिरता आएगी, एक प्लाटू पे हम पहुंचेंगे और उसके बाद इवेंचुअली ब्याज दरें नीचे की तरफ आनी ही है। इसलिए क्योंकि जैसा अनुराग बता रहे थे कि आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, तो जो डेट में विद इन डेट एलोकेशन होना चाहिए अभी किसी का, कीर्तन, वो कौन से प्रोपोर्शन में आपको लगता है अभी एक निवेशक करे? स्वाति जी देखिए, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से।
एक तो आज क्या करना चाहिए और इन जनरल क्या करना चाहिए। अगर आज की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, क्या एक आप मॉडरेट इन्वेस्टर है या एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है। अगर मान लीजिए आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज अगर आप 3 साल की एक एफडी अगर लॉक कर दे, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 3 सालों में दरें गिरने ही वाली है। तो आप 3 सालों तक आज की हाई इंटरेस्ट रेट्स को टैप कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वापस 3 साल के लिए, लॉजिक वही है, पर आप एक कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लॉक कर सकते हैं, जिससे शायद आज एफडी से ज्यादा रिटर्न भी मिले और वो रिटर्न को आप 3 सालों तक अच्छे से एक्सपीरियंस भी कर पाए। पर अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप फिक्स्ड इनकम में पैसा निवेश करें, तो आपको पूरा पैसा किसी भी एक कैटेगरी या किसी भी एक प्रोडक्ट में नहीं डालना चाहिए। आपको डेट के अंदर भी एसेट एलोकेशन रखना चाहिए। पर मान लीजिए अगर मैं सिर्फ डेट की बात कर रहा हूँ और डेट में आपको 20% आपका पैसा आज लगाना है, तो आपको 20% पैसा मेरे हिसाब से एज एन अग्रेसिव इन्वेस्टर हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स और लिक्विड फंड्स, ये तीनों में इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए। उससे आप थोड़ा सा एक लैडरिंग भी कर पाएंगे। और अगर आपके पास 3 साल का समय है और रेट्स गिरेंगे, तो कैपिटल गेन्स का काफी अच्छा एक एडवांटेज मिल सकता है पोर्टफोलियो को। एज एन इन्वेस्टर आज अगर आप पैसा डालना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से यूज करनी चाहिए। पर इन जनरल अगर कोई भी इन्वेस्टर 3 या 5 साल के लिए पैसा फिक्स्ड इनकम में जनरली निवेश करना चाहता है, तो उसकी एक फिक्स्ड इनकम की स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, जिससे आज के मार्केट के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। स्वाति, ओके, इनफैक्ट डेट में इन्वेस्टमेंट का जो एक जो हम कह सकते हैं ना कि मेन जो एक अट्रैक्शन था, वो हमने अप्रैल से बदलता हुआ देखा, जब फाइनेंस बिल में ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक बदलाव आया कि डेट में लॉन्ग टर्म जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और उसका जो असर है हमें, अनुराग, कई सारे, मतलब सारे डेट फंड से मिला और इक्विटी की कुछ कैटेगरीज में जिसमें डेट का प्रपोर्शन ज़्यादा था। पर और जो हाल ही में एम्फी का डेटा भी आया है, उसमें भी हमें साफ तौर पर देखने को मिला, इंडिकेट हुआ है, जो ट्रेंड पता चला है कि लोगों का रुझान थोड़ा डेट फंड्स के प्रति थोड़ा कम हुआ है। मे बी अट्रैक्शन, क्योंकि जो एक मेजर एक डिफरेंस होता था बिटवीन डेट फंड और एफडी, वो तो टैक्सेशन बेनिफिट की वजह से चला ही गया। इस एक टैक्सेशन बदलाव की वजह से आपको लगता है आने वाले टाइम में स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका बदलेगा? स्वाति जी, जो लगता है हम लोग को, जो हमारे क्लाइंट से बात करके और जो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, उसमें ये लगता है कि ये जो टैक्स आर्बिट्राज था, जो डेट फंड्स का कंपेयर टू बाकी और जो एआई और पीएमएस जो डेट कैटेगरी के अंदर में थे, वो पूरा बेनिफिट डेट जो आपका टैक्स बेनिफिट था उसकी वजह से था। और इंडिया को अगर आगे बढ़ना है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो हमें जो है टैक्स आर्बिट्राज और टैक्स एफिशिएंसी जो है उस चीज को हटा करके इन्वेस्टमेंट्स को उनके खुद के क्रेडेंशियल्स के ऊपर में देखना होगा। जो फिक्स इनकम एज ए कैटेगरी है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू देना इन्वेस्टर्स को। और उसको जो है हमें देखना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है और जो टैक्स इफिशिएंसी उसके अंदर में आती है ओवरऑल, ये जो है इन्फ्लेशन से 2 से 5% के ऊपर में होना चाहिए। अगर ये जो ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहा है, तो डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर बाकी जो और आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि कुछ अच्छे फंड मैनेजर्स के थ्रू चलाए जाते हैं, उनका अच्छे से जांच परख करके अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अभी भी इस फील्ड के अंदर में काफी है। और इंडिया का डेट मार्केट अभी भी कंपेयर टू ग्लोबल डेट मार्केट जितने भी हैं, उसके मुकाबले में काफी अभी जो है नेशन स्टेज के अंदर में है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसको आगे इवॉल्व करने की। दूसरा है जो कि स्ट्रक्चर्ड जो फाइनेंस है, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो मिल सकता है बैंकिंग से, उसके अंदर में उसकी खुद की एक लिमिटेशंस है। इसलिए जो सेकेंडरी जो पैरेलल इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसीज है, इन टर्म्स ऑफ एआईएफ्स है, पीएमएसएस है, जो कि ये डेट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उसकी बहुत जरूरत है इस देश को आगे बढ़ने के लिए। और अगर ये जो रिस्क अंडरटेकिंग अच्छे से होती है,
तो और इन्वेस्टर्स अगर वैसे बिजनेसेस के अंदर में एक्सपोजर लेते हैं डाइवर्सिफाइड तरीके से, तो जो रिटर्न है डेट कैटेगरी के अंदर में काफी अच्छे मिल सकते हैं ओवर अ 5 to 7 ईयर पीरियड। तो मेरा ये मानना है कि जस्ट बिकॉज म्यूचुअल फंड के जो कि टैक्स की जो बेनिफिट है उसको निकाल दिया गया है, वो एक शॉर्ट टर्म डैम्पनर हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी जो है डेट के लिए वो जो है ऐसा हमने देखा है कि साइकिल्स के हिसाब से कभी इक्विटी मार्केट आगे बढ़ता है, कभी गोल्ड आगे बढ़ता है, कभी रियल एस्टेट बढ़ता है। वैसे ही डेट का भी साइकिल है ये, और ये आगे बढ़ करके अच्छा ही होगा। फिक्स इनकम निवेश पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ है कीर्तन शाह और अनुराग जमर से खास चर्चा हमारी चल रही है। कीर्तन, स्पेशली हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि एक ट्रेंड उभर कर आ रहा है, वो ये कि लोग ऐसे प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा आकर्षक हो रहे हैं। पहले मैं आपसे वजह समझना चाहती हूँ, क्यों हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ज्यादा चर्चा में है? लोग क्या ये समझ रहे हैं कि डेट में ज्यादा रिस्क लिया जा सकता है, या फिर ज्यादा बेहतर रिटर्न के लिए हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? कौन से ऐसे कैटेगरी ऑफ निवेशक हैं जो इस तरीके के बॉन्ड में ज्यादा रुचि दिखाते हैं? इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? स्वाति जी, सबसे पहले तो हाई यील्ड बॉन्ड का सिंपल मतलब है कि आप अगर उसमें निवेश कर रहे हो तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। जब आप पैसा लगा रहे हो तो आपको मार्केट से काफी ज्यादा रिटर्न उस प्रोडक्ट में दिखाया जा रहा है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल है, जहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वहां पर ज्यादा रिस्क है, राइट? पर्टिकुलरली यहाँ पर जैसे हमने 3 रिस्क की बात की, लिक्विडिटी, क्रेडिट या डिफॉल्ट और इंटरेस्ट रेट्स। हाई क्रेडिट बॉन्ड्स में टिपिकली आपको पहले 2 वाले रिस्क बहुत ज्यादा दिखते हैं, जो है डिफॉल्ट और क्रेडिट, और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क। अब एज एन इन्वेस्टर जब भी आप पैसा निवेश करने का सोचते हो हाई यील्ड बॉन्ड्स में, आपको ये सिंपल ध्यान में रखना है कि आप जितना ज्यादा रिटर्न चेस करेंगे उतना ज्यादा उसमें डिफॉल्ट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क होगा। हाई यील्ड बॉन्ड्स में प्रीडोमिनेंटली डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है। अब इक्विटी की तरह नहीं है ये प्रोडक्ट जिसमें मान लीजिए आपने 100 रुपए पे एक शेयर खरीदा, वो शेयर का भाव 80 रुपया हो गया और कुछ साल होल्ड किया तो वापस 100 रुपया या उसके ऊपर चला गया। फिक्स इनकम में आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जब भी ज्यादा रिटर्न्स को चेस करेंगे और अगर आपको वो कॉल गलत हो गया और वो अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, तो चांसेस है कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपका पूरा प्रिंसिपल भी नहीं वापस आएगा। तो जब भी आप फिक्स इनकम में निवेश करने की कोशिश करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर है जिसको निवेश फिक्स इनकम में करना आता है, ऐसे ही निवेशकों को हाई यील्ड बॉन्ड्स की तरफ जाना चाहिए। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स को हाई यील्ड बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए, जिन्हें समझता है कि ये इन्वेस्टमेंट करने में क्या रिस्क ले रहे हैं। बाकी के निवेशक सिर्फ ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखकर या रिटर्न देखकर इन प्रोडक्ट्स में निवेश ना करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अनलाइक इक्विटी, यहां पर अगर आपका कॉल गलत हो गया और उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर लिया तो वो आपका पैसा वापस आना बहुत मुश्किल है, ना सिर्फ आपका इंटरेस्ट पर आपका प्रिंसिपल भी। तो हाई यील्ड बॉन्ड्स पॉपुलर आज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने देखा म्यूचुअल फंड्स में जैसे ही टैक्सेशन वाला वो रूल निकल गया, हमने मार्च और अप्रैल ये 2 महीनों में ही ट्रांजिशन देख लिया कैसे फिक्स इनकम में एमफी के डेटा क्लियरली बता रहा है कि कैसे फिक्स इनकम में बहुत सारा एलोकेशन जो जा रहा था वो कम हो गया। ये जो भी पैसा पहले म्यूचुअल फंड्स में जाता था टैक्स के लिए, वो अब जब बाहर रिटर्न्स चेस करने की कोशिश कर रहा है वो हाई यील्ड बॉन्ड्स में जा रहा है। पर बिना रिस्क को समझे मुझे नहीं लगता है कि निवेशकों को इसमें पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल, और एक और प्रोडक्ट की यहाँ पर चर्चा करना जरूरी है जिसने बहुत ज्यादा निवेशकों का आकर्षण जो है वो बढ़ाया है, वो है टारगेट मैच्योरिटी फंड। अनुराग, हमने देखा कई जो एएमसीज हैं वो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की भरमार लेकर आई और इसमें एक फिक्स मैच्योरिटी के लिए एक निवेशक निवेश करते हैं, और इनफैक्ट कई निवेशकों ने इसको एफडी का एक बेहतर ऑल्टरनेट भी माना। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड आने वाले टाइम में इसका आप किस तरीके से निवेशकों के पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन देखते हैं? देखिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड या फिर हाई यील्ड डेट फंड, जो भी अलग अलग ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर में,
जैसे कीर्तन ने शुरुआत में बताया था कि सारे इन्वेस्टर्स का जो रिस्क प्रोफाइल है वो अलग है, उनका कंफर्ट फैक्टर अलग है और उनकी जो फंड फ्लो की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वो फिक्स इनकम की तरफ आते हैं, उनको एक स्टेबल रिकरिंग इनकम की आवश्यकता है, जो कि इस माध्यम से मिल सकती है। जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है उसके अंदर में जो पहले जो फायदा होता था वो इंडेक्सेशन का और साथ में जो है कैपिटल गेन्स का दोनों फायदा होता है। लेकिन एज अ कैटेगरी इसके अंदर में देयर इज मोर श्योरिटी कि आपको क्या रिटर्न मिल सकता है और एक लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर में और कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है जिनका रुझान इसकी तरफ नहीं रहा है। तो ये कैटेगरी भी जो है आगे अपने हिसाब से इसके सेट ऑफ टेकर्स रहेंगे। और जैसे कि आपने सही कहा कि जनरली जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके पहले जो है ये फंड्स काफी आते हैं और ये काफी टेकर्स मार्केट के अंदर पे रहते हैं। एक पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहूंगा, कीर्तन ने जो हाई यील्ड फंड के अंदर में बोला है, इसको अप्रोच करने का जो तरीका है प्राइमरली जो है वो आपका एक पोर्टफोलियो के रूप में है। तो अगर आप ऐसे फंड्स की तरफ रुझान करते हैं तो एक तो गिवन द जो इसका जो साइज होता है जनरली वो पीएमएस एआईएफ के रूट से ही इसको जो अप्रोच किया जाता है और साथ में जब वो अप्रोच किया जाता है तो आपको जो फंड मैनेजर है जो कि इसको मैनेज कर रहे हैं उनकी पेडिग्री पूरी देखनी चाहिए और किस तरह से उस पूरे पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं क्या रुझान रहता है उनका, किस तरह के सेक्टर्स में वो पैसा लगाते हैं, वो जो टाइम फ्रेम वो जो है हर कंपनी को जो डेट वो दे रहे हैं वो किस टाइम फ्रेम में दे रहे हैं, ओवरऑल जो पोर्टफोलियो के रिस्क कंटेनमेंट मेजर्स क्या हैं वो पूरा देखना जरूरी है। जिस तरह से इक्विटी का पोर्टफोलियो बिल्ड होता है जिसमें कि काफी स्टॉक्स होते हैं जिसमें कि आप डाइवर्सिफाई करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि रिस्क जो है वो कंसंट्रेटेड रिस्क ना रहे और अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व रहे। सिमिलरली जो क्रेडिट रिस्क फंड्स जो आपके हाई यील्ड फंड्स हैं वो भी प्राइमरली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के अंदर में अगर अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हैं तो वहां पर एक अच्छा रिटर्न मिलने की आशंका रहती है। और दूसरा है कि ये जो भरमार जो हुई है प्राइमरली देखा गया है पास में जब इक्विटी मार्केट पीक से नीचे की तरफ आया है और इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर गया है उस समय जो है फॉर्मल सेक्टर से फाइनेंसिंग की कमियां होती है, उस समय ये फंड्स आकर के इस गैप को फुलफिल करते हैं और इसका जो है इसका एक अपना एक टारगेट सेगमेंट है जिनको की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, एफिशिएंट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट और बाकी रिक्वायरमेंट जो होती है इसके थ्रू मीट होती है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस के अंदर में और अगर इन्वेस्टर्स को सही तरीके से समझे तो कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो डेट का इसमें लोकेट करना चाहिए ताकि एवरेज रिटर्न जो डेट पोर्टफोलियो का जो फिक्स इनकम पोर्टफोलियो का है वो अबव इन्फ्लेशन के ऊपर में रहे। बिल्कुल, ये एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक मकसद होना चाहिए कि आपको इन्फ्लेशन को मात देने वाला निवेश भी करना है, लेकिन आपको अपने डेट इन्वेस्टमेंट को इक्विटी भी नहीं समझना है क्योंकि डेट की पोर्टफोलियो में अपनी अलग जगह होती है कैपिटल प्रोटेक्शन की और इक्विटी की अपनी जगह होती है एक वेल्थ क्रिएशन की। तो दोनों के अपने अपने जो ओरिजिनल रोल्स हैं और जो अपनी जगह है किसी के पोर्टफोलियो में वो समझ के डेट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उसकी बारीकियां हमने समझी आपसे कीर्तन और अनुराग, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा में शामिल में होने के लिए।